हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं विशुक सिंह। आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटी की क्लास, जिसमें हम यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर 2020 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो जो साथी यूपी पीसीएस 2023 की प्रीलिम की जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो वीडियो पूरा देखें, काफ़ी आपको यहाँ से हेल्पफुल रहेगा वीडियो ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। और पहले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भाषण होता है किसका, राष्ट्रपति जी का, तो उनका कौन सा कथन, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही है वो आपको बताना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसी तरीके से स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। और आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जो चीज़ें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप पेपर देखेंगे, तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि यूपी पीसीएस या पीसीएस लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें क्या क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लगते हैं, जो एक बेस होता है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे है और इसमें पूछा गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और इत्तेफाक से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, जो कि भारत के संविधान के निर्माता। तो आप सभी को सत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सत नमन, कि वो हमारे पहले कानून मंत्री और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारतीय संविधान के निर्माता हैं, तो उनको सत नमन और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आप अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए हमारे साथ जुड़ करके। तो इसमें कहा गया, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे सवालों को विशेष ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है आम चुनावों में मतदान। ऑप्शन बी कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान करना। देखिए, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना बिल्कुल सही है, जो कि हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। यानी हर व्यक्ति के, हर भारतीय की फंडामेंटल ड्यूटीज है ये। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यानी सड़क, रेल और इस तरह की चीज़ों की हमें स्वयं सुरक्षा करनी होगी। तो ये भी हमारा क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आम चुनाव में मतदान, ये आपका कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, जो कि यहाँ पे यही आपका गलत पूछा गया। तो यही आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 का यहाँ पे हो जाता है, ए इज़ द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे भारतीय संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कितनी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, भाग 4 यानी भाग 4 ए में, भाग 4 ए में यहाँ पे अगर हम बात करें, तो भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया है। ठीक है। जो नागरिकों के हेतु 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। ठीक है। परंतु यहाँ पे हुआ क्या, सन 2002 में 86वां संशोधन हुआ। क्या? 86वां संशोधन में क्या हुआ, मौलिक कर्तव्यों की संख्या में 1 वृद्धि कर दी गई और 10 से इनको क्या कर दिया गया, 11 कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हम बारी बारी से इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, अगर आप चाहें तो। देखिए, सबसे पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदयों में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसी तरीके से तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे
अक्षुण्ण रखें, ठीक है। तो इस तरीके से सारे मिला करके आपके 11 हो जाते हैं। और जो 11वां इसमें जोड़ा गया है वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो 11वां कौन सा जोड़ा गया है। 10 तो सभी को पता है, वैसे 11 भी पता होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि जो 11वां आपका यहाँ पे भी बताया था 86वां संविधान संशोधन में आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो था आपका क्या, 6 से 14 वर्ष, क्या 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के जो बच्चे हैं अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और यह कर्तव्य जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो ये डिस्कशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो आपके ये मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4A में है, ठीक है, 51A में जोड़ा गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो पहले थे आपके कितने, और ये था आपका 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कहने वाली बात है, ये आप यहाँ पे 10 तो मौलिक कर्तव्य पहले थे, 86वां संविधान संशोधन हुआ तो 11 हो गए, और जो 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था वो 2002 को, इसमें ये जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो होते हैं उनको शिक्षा के अवसर समान उपलब्ध कराए जाएँ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जो था वो आपका ए था। बाकी इसकी एक्स्ट्रा जो जानकारी मिली वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे है और इसमें पूछा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन जो है आपका यहाँ पे ए जो है इसमें कहा गया भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। क्या ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला जो है आपका जो कारण है आर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपका क्या ए गलत है। देखिए जो ये वाला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो क्या है, जो बिल्कुल की सही है। आर जो है बिल्कुल सत्य है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत, क्या 75 जो संविधान का अनुच्छेद है 75, ठीक है, 3 में अनुच्छेद 3 में या 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री संसद के किसी भी सदन से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो मंत्री है वो संसद के किसी भी सदन से संबंधित हो सकते हैं। संविधान इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच समानता रखता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान करने का हकदार है जिसका वह सदस्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा था इस स्टेटमेंट पहले में, इसमें कहा था मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। देखिए दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं, देखिए कहने का मतलब ये है यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं था, बल्कि आपका आर जो कारण है वो आपका राइट था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो था वो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा युग्म है, प्रावधान स्रोत ये आपको दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ जो सही जो है वो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है ना, वो पूछा गया है। देखिए मौलिक अधिकार जो होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए, बिल्कुल राइट है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। ये जो केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो जो है आपकी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार आदि के अंतर्गत आती हैं। और ये को कहाँ से ली गई हैं, ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा के संविधान से ली गई हैं। किससे ली गई, कनाडा से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये ऑस्ट्रेलिया से ना लेकर के ये कनाडा से ली गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी के ये सारे सही हैं। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो जाता है सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 72 आपकी स्क्रीन पे।
चलिए 72 देखते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? देखिए, जो भारत की संविधान की जो कार्यवाही होती है, संसद की कार्यवाही जो होती है, उसमें शून्यकाल किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे। सत्र का प्रथम घंटा होता है क्या? जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। ऑप्शन सी कह रहा है प्रश्नकाल के पूर्व का काल, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है बिल्कुल ये जो है आपका जो शून्यकाल होता है वो आपका प्रश्नकाल के ठीक पश्चात काल जो होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है। अब संसद की प्रक्रिया नियम में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, लेकिन शून्यकाल का समय होता है जबकि संसद या सांसद तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। शून्यकाल के दौरान मुद्दों को उठाने के लिए सांसदों को बैठक के 10 बजे से पहले अध्यक्ष सभापति को नोटिस देना होता है और यह प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 स्क्रीन पे है और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267 और अनुच्छेद 268। 73 क्वेश्चन नंबर का क्या सही जवाब होगा? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 267। बिल्कुल सही जवाब जो हो जाता है वो आपका 267 हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 2671 के तहत संसद आकस्मिकता निधि के गठन की व्यवस्था कर सकती है। ऐसी निधि में से कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा सिवाय ऐसी आकस्मिक व्यय की आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए जिसका निधि विधि द्वारा किए गए विनियोगों के अधीन संसद द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में कौन सा जो शब्द है वो क्या है? उल्लिखित नहीं है। क्या संप्रभुत्ता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष है या संघीय है? देखिए, आपने ये क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए आपने संप्रभुत्ता सुना होगा, लोकतंत्रात्मक सुना होगा, ठीक है, पंथ निरपेक्ष सुना होगा, लेकिन संघ जो है आपका ये जो आपकी प्रियम्बल है उसमें ये शब्द नहीं है। तो आपका डी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है शामिल महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, संप्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता है, परंतु संघीय जो यानी कि फेडरल शब्द जो है वो भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। यानी भारत के संविधान की जो उल्लेखा है जो यानी कि प्रस्तावना उसमें जो है आपका नहीं दिया गया। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ यानी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया था वो आपका डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट आपका, और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75 स्क्रीन पे। पंचायती राज्य पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे पंचायत राज पर निम्नलिखित समितियाँ जो बनाई गई थी उनको कालाक्रम अनुसार विधि से आपको लगाना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे नीचे कूट दिया गया है, देखते हैं क्या क्या कूट दिया गया है। ठीक है। तो इनको जो है यहाँ पे इस कूट के हिसाब से इसको सही से आपको मैच करना है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पे, और इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताते रहें। वीडियो अगर आपको लोगों को अच्छी लगे, लगता है कि वीडियो मैंने जो बनाते हैं उसमें मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो यहाँ पे हम अगर मैच करने की बात करें तो देखिए जो आपका बलवंत राय मेहता जो समिति है वो जो है आपकी यहाँ पे
बलवंत राय मेहता जो समिति है वो आपकी जनवरी 1957, कब? जनवरी 1957, ठीक है ना, 1957, ठीक है ना, जनवरी, ठीक है। और ये तीसरी स्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश थी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपका ये हो गई तीसरी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन इसकी जो सही जो है वो कौन सा होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर तो है आपका बी ऑप्शन, यानी जो आपकी इसको देखो कैसे लगाना है, पंचायती राज व्यवस्था समितियों पर विचार कीजिए, इन्हें काला क्रमानुसार लगाइए, ठीक है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 75 की, तो आपका यहाँ पे हो जाता है, पहली है आपकी बलवंत राय समिति, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं तो देखिए पहली जो है आपकी बलवंत राय समिति, देखो कहाँ पे है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, या फिर आपका यहाँ पे एक सेकेंड, तो जी बिल्कुल यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसको काला क्रम अनुसार लगाना है। तो देखिए जो पहली थी आपकी बी आर, यानी जिनको बलवंत राय मेहता समिति कहा गया है, ठीक है। तो ये है आपकी तीसरे नंबर पे, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर, यानी कि थर्ड हो गई। और ये कब हुई थी आपकी? जनवरी 1957 में, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं वो है आपकी अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता जो समिति थी दिसंबर 1977 में हुई थी, ठीक है। तो ये आ जाती है आपकी पहली, ठीक है, तीसरी हो गई, पहली हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरी जो समिति थी वो LM सिंघवी समिति थी, और ये जो हुई थी आपकी 1985 में, ठीक है ना, 1985 में। तो ये हो जाती है आपकी थर्ड, हाँ सॉरी, ये हो जाती है आपकी, हाँ सॉरी पहली, माफ़ी चाहेंगे यहाँ पे, ये देखो कौन सी वाली अभी हमने बात की है, LM सिंघवी समिति। तो LM सिंघवी जो है आपके, ये आपकी सेकंड हो गई, तो यहाँ पे ये सेकंड हो गई, ठीक है ना। और चौथी जो है आपकी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे GKB राव समिति, तो ये चौथे नंबर पे आ गई, ठीक है। और बाद में आपकी बचती है सेकंड जो आपकी LM सिंघवी, ठीक है। तो आपका जो है सही जो जवाब हो जाता है बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, आपको ध्यान रखना है, तो वो आपको बताना है। एक तरफ आपको दिए हैं विषय और एक तरफ आपको संबंधित अनुच्छेद दिए हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विषय और संबंधित अनुच्छेद की, तो देखिए न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक जो है आपको किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है आपका 50 अनुच्छेद में है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये 46 बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे करेक्ट है 46। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन जो है वो आपका अनुच्छेद 43A में हुआ है क्या? तो देखिए ये जो है आपका ये गलत है बिल्कुल, यहाँ पे ये जो है आपका गलत है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन जो है और उनके स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्य बनाना, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। तो ये जो है बिल्कुल आपका सही जवाब है यहाँ पे, यानी आपका राइट आंसर हो जाता है सी। चलिए तो ये सही सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ जो है आपका नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 से संबंधित हैं, और सहकारी समिति जो है आपके इसके संबंधन की चर्चा अनुच्छेद 43B में है, ठीक है ना, 43A में नहीं है ये जो आपकी, ये 43B में है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST वस्तु सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ जाता है 77। 101वां संशोधन अधिनियम या फिर 102
संशोधन अधिनियम, इसी प्रकार से 103वां अधिनियम संशोधन या फिर 104वां अधिनियम संशोधन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 101वां अधिनियम संशोधन। 101वां अधिनियम संशोधन जो कि 2016 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है और यह अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए इज द राइट आंसर है और ये कब पारित हुआ था? 2016 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोगों या आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है क्या? प्रधानमंत्री द्वारा या केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के राज्य सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार जो है, जब यहाँ बात आती है स्टेट की किसी की, तो यहाँ पे स्टेट का ही कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तो यहाँ से आप एक लॉजिक तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है डी। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 321, कितना? अनुच्छेद 321 जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित यह अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 79 और इसमें कहा गया है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति यानी समीक्षा करता है या करती है। कौन करती है? देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। कौन करता है? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन की या फिर भारत की संचित निधि की या भारत की लोक लेखा समिति की या लोक लेखा की या भारत की आकस्मिकता निधि की। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर है। अगर हम बात करें लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है और पहली बार इसका गठन जो है वर्ष 1921 में हुआ था। कब? 1921 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, समिति में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, कितने सदस्य होते हैं अगर पूछा जाता है सदस्यों की संख्या तो 22 होती है। ठीक है, और 15 लोकसभा अध्यक्ष 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से लोकसभा स्पीकर के या को समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। और लोक लेखा समिति जो है आपका भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या था? ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इनके कालक्रम अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। तो एक तरफ आपको दिया है यहाँ पे कुछ स्टेट दिए हैं और नीचे दिए गए कूट का चयन करना है आपको। ठीक है, तो क्या आपका जैसे मान लीजिए जो राज्य हैं उनके जो गठन है वो किस तरीके से हुए थे। ठीक है, क्या पहले गोवा का हुआ, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। तो इस तरीके से आपको इसको जो है गठन जो जिस तरीके से हुआ था उस तरीके से इसको हमें क्रमित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गोवा की, पहला नंबर। तो देखिए 30 मई 1978 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 30 मई। ठीक है, 1978 को, मई 1978 यानी 78। ठीक है, किसका? गोवा का। तो ये हो जाता है आपका क्या? ये फर्स्ट हो जाता है। तो जी बिल्कुल यहाँ पे देखिए गोवा आपका कहाँ पे दिया है? 30 मई 1978 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो ये 20 जून 2014 को हुआ। ठीक है, तो ये कब हुआ? कौन सा? तेलंगाना जो है आपका ये हुआ है दोस्तों 2 जून 2014। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करते हैं झारखंड की, तो ये 2000 में हुआ था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो 1 नवंबर 1966। ठीक है। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका जो सही क्रम होगा आपका चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा, यानी कि आपका बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और इस तरीके के जो प्रश्न हैं, क्या आपको ये प्रश्न कहीं और मिल सकते हैं? चलिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? यानी कौन सा ऐसा संविधान का जो संशोधन किया गया था जिसको 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है मतदान की आयु की गई? ठीक है। 66वां संविधान संशोधन, या 62वां, या 61, या फिर 63? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है डियर, वो आपका हो जाता है 61वां संविधान संशोधन, यानी आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर हम बात करें, जो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1988 में हुआ था। ठीक है। कि मध्य में भारत के लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, और संविधान के अनुच्छेद 326 के संशोधन, ठीक है ना, 326 के संशोधन के मध्य संभव हुआ, जो कि लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। ठीक है। ध्यान रखना आपको 1988 में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है? पुंछ आयोग की, या फिर राजमन्नार समिति की, या कोठारी समिति की, या सरकारिया आयोग? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो 82 जो सही जवाब हो जाता है इसका, तो यहाँ पे आयोग की समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थापना जो है आपका सरकारिया आयोग, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वर्तमान व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा के उद्देश्यों से वर्ष 1988 में जस्टिस आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, और इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी, और 28 मई 1990, कब? 28 मई, यानी 28 मई 1990, 28 मई 1990 राष्ट्रपतीय आदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 263, कितना? 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2003, 2004, 2005, या फिर 2006? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर वो 2000 आपका 4, यानी बी इज द राइट आंसर है। यानी लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं की परीक्षण करने के उद्देश्य से 3 फरवरी 2004, कब? 3 फरवरी 2004, ठीक है ना, में क्या किया गया था? यूपीपीएससी यानी यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन पीसीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और ये कब किया गया था? 2004, फरवरी 2004 में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 84वां क्वेश्चन नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। क्या? यानी जो है आपका कोई राज्य का लोक सेवक आयोग है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा? उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 317, कितना? 317, सॉरी, यहाँ पे 317 लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने के संबंध में है। खंड 3 के उपबंधों के अधीन उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल
कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत ये चीज़ें हैं। ऑप्शन आपका जो राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 का सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए तत्वों पर ध्यान दीजिए। जो स्टेटमेंट पहली है, इसमें कहा गया है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कुमार सेन थे, सुकुमार सेन, बिल्कुल सही जवाब है ये स्टेटमेंट फर्स्ट। अगला ऑप्शन है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी क्या? तो ये आपको स्टेटमेंट दोनों पढ़ करके और सही आंसर इसका चयन करना है। आप बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर 85 का। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन, यहाँ पे ए बी सी देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ पे ए बी और सी। तो देखिए ए और बी दोनों जो हैं आपके क्या हैं, सही जवाब है। यानी भारत का जो प्रथम मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे वो आपके सुकुमार सेन थे, और इनका कार्यकाल जो है 21 मार्च 1950, कब से लेकर के 21 मार्च 1950, ठीक है ना, 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958, 19 दिसंबर 1958, 1958, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तक था, और भारत की प्रथम जो महिला निर्वाचन आयुक्त थी जो थी BS रमा देवी, इनका कार्यकाल जो था 26 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1990, 26 नवंबर 1990 से लेकर के, कब से कब लेकर के, 26 नवंबर 1990 से लेकर के 11 दिसंबर, ठीक है ना, 11 दिसंबर से आपका कब तक रहा, 1990 तक, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, लेकिन ये भारत की जो है आपके पहली महिला जो है आपकी चुनाव आयुक्त थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या था, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 86 क्वेश्चन नंबर, और उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किस व्यक्ति ने कहा था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर को लगाएंगे, बी ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन ये जो जवाब इसका सही जवाब है, यानी जो ये कहा था स्टेटमेंट, यानी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है, तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा के प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? क्या कहा है, कौन सा विधेयक जो है वो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? क्या साधारण विधेयक, या फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक, या राज्य पुनर्गठन विधेयक, या फिर धन विधेयक? क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही जवाब हो जाता है वो आपका धन विधेयक जो है वो आपका विधेयक के राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 109 109 के उपबंधों के अनुसार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित होने तथा राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजे जाने के पश्चात इसे राज्यसभा द्वारा प्राप्त तारीख के 14 दिन के अवधि के भीतर लोकसभा में वापस भेजा जाना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही क्रम यानी कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथ बाद केशवानंद भारती जो चर्चित केस हैं, तो इनका जो कालक्रम है वो कौन सा सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इस तरीके से आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे हो जाता है आपका, सबसे पहले की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाता है गोलकनाथ बाद आपका पहला हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं
जो इसका अगला जो होता है आपका वो होता है 24वां संविधान संशोधन, यानी थर्ड। यहाँ पे थर्ड आ जाता है, पहला थर्ड इसी के अंदर आता है ए ऑप्शन के अंदर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इनके सन की बात करें तो सन की बात करते हैं तो गोलकनाथ जो है आपका 1967 में, 1967 में, और केशवानंद भारतीवाद केस जो था वो आपका 1973 में, तो ये था 1973 में। और अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो हुआ था आपका, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, 1971। ठीक है, इसी तरीके से 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। कब हुआ था? 1976। तो ये है इसका कालक्रम, आप लोग इसको देख के लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 89, और इसमें पूछा गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके राज्य दिए गए हैं और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व दिए गए हैं। तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं, गुजरात में कितनी सीटें हैं, कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, पंजाब में कितनी सीटें हैं, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में जो केवल राजस्थान की जो सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं? 10 हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसी तरीके से गुजरात की अगर सीटों की बात की जाए तो ये 11 हैं, 7 नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये डिस मैच कर रहा था, इसको मिलान करना है हमें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं? 12 हैं, यानी ए का पहला, बी का तीसरा और सी का चौथा। ए का पहला, बी का तीसरा, ए का पहला, बी का तीसरा। ठीक है ना, तो ये आपका ए आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है सही है बिल्कुल। ठीक है, अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो है आपकी कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आशा करते हैं यही आपके लास्ट क्वेश्चन थे, और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके 2020 में पूछे गए थे यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो हमारी देखने के लिए और भी हमने वीडियो बना रखी हैं। 2020-21 का पूरा मॉडल पेपर हमने यहाँ पे दे रखा है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपकी पॉलिटी की सारी क्लास आप देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।